हेलो डियर ऑल। तो एक हफ्ते बाद तुम्हारे पेपर्स हैं और बहुत सारा स्ट्रेस है। तो चलो, ये वीडियो तुम लोगों के लिए है जिसमें कि मैं तुम्हें ये बताऊंगी कि बच्चों तुम किस तरीके से अपने पेपर्स की प्रिपरेशन करो कि विदाउट स्ट्रेस तुम्हारा कंप्लीट हो जाए सिलेबस। तो सबसे पहले तो तुम्हें क्या करना है, अपने सिलेबस को बेटा रिव्यू करो। ठीक है, थोड़ा सा टाइम दो और रिव्यू करो। देखो कि तुम्हें कौन से चैप्टर्स हैं जो बहुत अच्छे से आते हैं और कौन से चैप्टर्स हैं जो कि वीक है। जब ये तुम लोग आइडेंटिफाई कर लोगे तो कुछ की टॉपिक्स होंगे चैप्टर्स में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अपने सिलेबस को ब्रेक डाउन करो, स्पेसिफिक टॉपिक पे क्लियरली अंडरस्टैंड करो कि कौन सा जो सेक्शन है उसमें क्या मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, देखो अब क्योंकि टाइम बहुत ही कम है, पहले तो तुमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो तुम्हें थोड़े ज्यादा डिफिकल्ट लग रहे हैं। फिर उनकी ना तुम्हें देखना पड़ेगा ऐसे उन चैप्टर्स में कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन ही होते हैं, कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स होते हैं जो कि बार बार एग्जाम्स में रिपीट होते हैं और उनकी वेटेज भी ज्यादा होती है। ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा तुम्हें जब तुम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करोगे तो तुम्हें क्लियरली पता चल जाएगा भाई, देखो कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो ज्यादा वेटेज के हैं और कौन कौन से इनमें ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बार बार रिपीट होने की प्रायोरिटी थोड़ी ज्यादा है। ठीक है, ये तो तुम्हें अभी तक पता चल ही गया होगा, लेकिन अब आपको पढ़ना बस इसी तरीके से है। ठीक है, प्रायोरिटाइज करो अब उन टॉपिक्स को जो डिफिकल्ट है और जो कंपेरेटिवली थोड़े से इजी हैं। तुमने ये तो आइडेंटिफाई कर लिया, फॉर एग्जांपल कि अगर तुम बायोलॉजी की बात करो, जैसे लाइफ प्रोसेस चैप्टर है, थोड़ा सा ज्यादा लेंथी है और उसमें से भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जैसे हार्ट का हो गया है ना, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया जिसमें हॉर्मोन्स वगैरह और डाइजेशन की बात करी गई है, देन योर नेफ्रॉन हो गया। ठीक है, नेफ्रॉन की वर्किंग हो गई, तो ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। मतलब कि पेपर जो है इनके आसपास ही रहता है, इनमें से ज्यादा वेटेज का। ठीक है, उनको प्रायोरिटाइज करो कि इनमें तुम्हें डिफिकल्ट क्या लगता है। क्या तुम्हें हार्ट की एक्सप्लेनेशन डिफिकल्ट लग रही है, या फिर तुम्हें नेफ्रॉन की एक्सप्लेनेशन ज्यादा डिफिकल्ट लग रही है? ठीक है, या फिर तुम्हें हेमोडायलिसिस ज्यादा मुश्किल लग रहा है? उसको जरूर पहले से टिक मार्क कर लो और उनको ही प्रैक्टिस करो विद डायग्राम्स। बिकॉज देखो डायग्राम तो तुम्हारे लिए आने ही वाले हैं, बनाने के लिए तो नहीं आते हैं, लेकिन लेबलिंग के लिए तो जरूर आते हो। लेबलिंग बहुत ही चैलेंजिंग होती है तो उसकी प्रैक्टिस जरूर से कर लेना। फोटो कॉपी निकालो। अच्छा तो यही है कि डायग्राम को खुद से बना के प्रैक्टिस करो। ठीक है, चलो अब अपना अंडरस्टैंड करो कि किसका जो टॉपिक है वो कितनी वेटेज का है। सफिशिएंट टाइम दो और अपना मैक्सिमम एफर्ट डालो, वेटेज के अकॉर्डिंग ही पढ़ना। अब वेटेज तुम्हें पता चल जाएगी यहाँ से। देखो जो तुम्हारी फर्स्ट यूनिट है ये 25 मार्क्स की है, सेकेंड यूनिट 25 मार्क्स की है, थर्ड यूनिट 12 मार्क्स की है, फोर्थ 13 मार्क्स की है एंड द नेचुरल रिसोर्सेज इन्वायरमेंट 5 मार्क्स का है। इसमें से बहुत ही इजी सा क्वेश्चन आता है, बहुत इजी है। आई एम कॉन्फिडेंट कि तुम आराम से कर लोगे। तो टोटल हो गए तुम्हारे 80 मार्क्स, इंटरनल असेसमेंट के हैं 20, तो इसको मिला के तुम्हारे हो जाते हैं टोटल 100 मार्क्स। ठीक है ना? चलो अब इसके बाद भी अगर तुम्हें जानना चाहते हो कि ब्रेकेज क्या है, तो अगर इसके बाद भी तुम ये जानना चाहते हो कि जो पर्टिकुलर चैप्टर्स हैं उनमें जो ब्रेकेज है यानी कि ब्लू प्रिंट वो क्या है, तो अच्छा ये मैं पहले बता देती हूँ, ये कोई सीबीएसई की तरफ से नहीं दिया हुआ, ये मैंने बहुत मेहनत करके तुम्हारे लिए प्रिपेयर किया है। इतने सालों के एक्सपीरियंस से मैंने ये प्रिपेयर किया है कि किस चैप्टर में से कितने वेटे के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देख लो यहाँ पे तुम्हें दिख ही रहा है, जो मेटल नॉन मेटल्स है ना, इसमें से सबसे ज्यादा मार्क्स आता है केमिस्ट्री में। 10 मार्क्स का तो तुम्हारा मेटल नॉन मेटल में से ही आने वाला है। देन कार्बन कंपाउंड्स, केमिकल रिएक्शन एंड एसिड बेसिस में से आपको सामने देख ही सकते हैं आपकी किसकी वेटेज कितनी है। मतलब इतने साल के एक्सपीरियंस से ये देखो कैलकुलेट करा जा सकता है ना कि किस चैप्टर की कितनी वेटेज आ रही है। ओके, नाउ लाइफ प्रोसेस आप देखिए 9 मार्क्स का है बायोलॉजी में। इसके बाद आप देख सकते हो हेरिडिटी एवोल्यूशन के भी क्वेश्चंस आते हैं। और सिमिलरली आप ये देख सकते हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, 6 मार्क्स का हो जाएगा। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आपका 3 मार्क्स का है। तो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे रिफ्लेक्स आर्क हो गई, रिफ्लेक्स एक्शन हो गया, इससे रिलेटेड कोई कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जरूर आ सकता है, वॉलंटरी इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स से रिलेटेड। एंड यस, जो हार्मोन्स वगैरह है उनके बारे में भी जरूर पढ़ लेना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके बाद आता है फिजिक्स पे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द लाइट चैप्टर, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन 10 मार्क्स का है। चैप्टर इज नॉट दैट डिफिकल्ट, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस मांगता है। एक एक वैरायटी का क्वेश्चन कर लो, जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं, तो तुम उनको भी अच्छे तरीके से
एटलीस्ट 2 टाइम्स प्रैक्टिस कर लोगे तो तुम इसका कोई भी न्यूमेरिकल बहुत बहुत इजीली कर सकते हो, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आ जाओ इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, इसमें न्यूमेरिकल्स अच्छे लेवल के आते हैं, थोड़ा डिफिकल्टी लेवल होता है इसका, बट देन अगेन आई विल से एनसीईआरटी के क्वेश्चन, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और पीवाईक्यूज अगर तुम कर लेते हो तो इलेक्ट्रिसिटी भी तुम्हारे लिए चुटकियों का काम हो जाएगा। हाँ, एक शीट पे पहले ना सारे इसके जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो लिख लेना, क्योंकि अगर तुम्हें टाइम पे फॉर्मूलाज ही नहीं याद आते तो क्वेश्चन कैसे कर पाओगे। ठीक है, तो वो सारे के सारे फॉर्मूलाज लिख लो, उनको अच्छे से रट लो, तो ये चैप्टर भी इजीली हो सकता है। देन वी हैव मैग्नेटिक इफेक्ट। नाउ इसके कंसेप्ट इजी हैं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आ जाता है ह्यूमन आई। ह्यूमन आई और मैग्नेटिक इफेक्ट में थोड़े बहुत नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं। ह्यूमन आई में कभी कभार 4 मार्क्स का भी आ जाता है, अगर आपको लेबलिंग के लिए आ गया डायग्राम। ठीक है, और मतलब थोड़ा सा न्यूमेरिकल भी आ सकता है ह्यूमन आई में, तो ये 4 मार्क्स का हो जाएगा, और मैग्नेटिक में थोड़े कम मार्क्स का 3 मार्क्स का भी हो सकता है। ठीक है, देन वी हैव आवर इन्वायरमेंट। इसमें एक न्यूमेरिकल तो होता है 10% लॉ वाला, वो आपको एमसीक्यू में देखने को ज्यादातर मिल जाता है, और कोई छोटे मोटे क्वेश्चन आ जाते हैं इससे, जैसे कि आपका ओजोन वाला। तो इस तरीके से आप इस ब्लू प्रिंट के अकॉर्डिंग पढ़ना, एंड आई एम क्वाइट श्योर बहुत ही बढ़िया नंबर से तुम लोग बहुत अच्छे नंबर लेके पास हो जाओगे। चलो, नेक्स्ट आ जाता है हमारा सीबीएसई क्लास 10th का एग्जाम पैटर्न, जो कि 25-26 में रिवाइज हुआ है। आप लोगों को ऑलरेडी पता ही होगा, फिर भी बता देती हूँ। टोटल क्वेश्चन आपके 39 होंगे, सारे ही क्वेश्चन कंपलसरी हैं। तो डिवीजन ऑफ सेक्शन विद क्वेश्चन नंबर कैसे होगा? सेक्शन ए बायोलॉजी है, क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 16, इसमें एमसीक्यू सबसे ज्यादा आने वाले हैं, बहुत थॉरोली पढ़ना। देन वी हैव केमिस्ट्री, एमसीक्यू तो इसमें भी होंगे, बट कंपैरेटिवली बायोलॉजी से थोड़े से कम होंगे। ठीक है, क्वेश्चन 17 से क्वेश्चन 29 इज योर केमिस्ट्री। देन वी हैव फिजिक्स, क्वेश्चन 30 से 39 फिजिक्स का पार्ट होगा। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन एज ऑलवेज, बायोलॉजी 30 मार्क्स का होता है, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स 25-25, इट मेक्स टोटल 80 मार्क्स। ठीक है, तो 20 नंबर तो तुम्हारी क्लास टीचर के हाथ में है, जो कि तुम्हें बहुत अच्छे मिल ही जाएंगे। आ जाओ क्वेश्चन टाइप पे। वेरी शॉर्ट आंसर्स जो आपके हैं वो 1 मार्क्स के होंगे, एमसीक्यू आपको पता ही है। शॉर्ट आंसर 2 से 3 मार्क्स के हैं। इसके लिए आपको 40 से 60 वर्ड्स में आंसर लिखना होगा। एंड आपको पता ही होगा बच्चों, अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ, जब आंसर लिखोगे ना तो जो कीवर्ड्स हैं उनको जिस पेन से तुम आंसर लिख रहे हो उसी से फटाफट अंडरलाइन कर देना, ताकि एग्जामिनर को वो कीवर्ड्स दिख जाए और वो पूरा टाइम वेस्ट ना करे तुम्हारे आंसर्स पढ़ने में। तो इससे क्या है कि अगर तुम्हारी थोड़े सेंटेंस अच्छे से मेकअप नहीं हो पाए बट कीवर्ड्स हैं, तो एग्जामिनर उनको देख के तुम्हें फुल मार्क्स दे ही देगा। लॉन्ग आंसर्स 4 to 5 मार्क्स के होंगे, 100 to 120 वर्ड्स में लिखने होंगे। अगेन कीवर्ड्स को मार्क कर देना फटाफट से, कोई कलर्ड पेन यूज नहीं करोगे। ठीक है, और ब्लू पेन से लिख रहे हो उसी से मार्क कर देना फटाफट, टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करना। एजर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस तीनों सेक्शंस में मिलेंगे, 1 मार्क्स के होंगे। केस बेस्ड, एक्सपेरिमेंट बेस्ड या डायग्राम बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे वो 3 to 4 मार्क्स के होते हैं, और बड़े मजेदार बड़े इजी होते हैं। चॉइसेस देखो, देखो ओवरऑल चॉइसेस जो तुम्हारे क्वेश्चंस हैं उनमें तो नहीं होंगी 39 क्वेश्चंस में, बट यस इंटरनल चॉइस होती है, और इसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप अपना बेस्ट क्वेश्चन चूज कर सके, जिसमें आपको दोनों आपको लगता है कि ये क्वेश्चन में का आंसर मैं ज्यादा अच्छी तरीके से दे सकता हूँ, तो इंटरनल चॉइसेस जरूर होती हैं। लाइक कि क्वेश्चन 2 का एक क्वेश्चन लिखा हुआ है और उसके साथ ही और पार्ट में एक और ऑप्शन मिला हुआ है, तो दो वही करना जो तुम्हें बेस्ट आता है, और हाँ क्वेश्चन नंबर जरूर करेक्ट से डाल देना। ठीक है, नाउ देखो, अब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की अगर बात करें तो जो टॉपिक्स है ना वो इंटर कनेक्टेड होते हैं। तुम्हें ऐसा लगेगा कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री मिलके कोई क्वेश्चन बन गया है ना, तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्वेश्चन को एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स रीड करना, से समझना। बिकॉज इतने सालों के एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि बच्चे क्या करते हैं ना, ओवरलुक कर देते हैं क्वेश्चन को, आधा क्वेश्चन रीड करते हैं और फटाफट से आंसर लिखाते हैं, आगे का पार्ट ढंग से पढ़ते नहीं है, समझते नहीं है, और आंसर हो जाता है गलत। ऑल दो जब यहाँ पे डिस्कशन होता है तो वो उनको रियलाइज होता है कि वो तो क्वेश्चन था, बट क्योंकि उन्होंने ढंग से उसको रीड नहीं करा तो आंसर हो गया गलत। इसलिए इंटरकनेक्टेड टॉपिक्स होंगे, अच्छे से ध्यान से पढ़ना। ठीक है, और ऐसा नहीं है बेटा तुम लोगों ने पूरे साल में तुम्हें आता है, कॉन्फिडेंट। अब देखो ये क्वेश्चन एक तुम्हें देती हूँ, आंसर मुझे जरूर करना कमेंट में, तो इससे तुम्हें पता चलेगा तुम कितने अच्छे से आंसर दे पा रहे हो।
While playing in a park, a child was stung by the wasp. यहाँ पे देखने वाली बात क्या है, उसको एक वास्प ने काटा, ठीक है, बी ने नहीं, वास्प, वास्प की येलो कलर की, ठीक है। Some elders suggested applying a paste of baking soda and others lemon juice as a remedy. Which remedy do you think is appropriate and why? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन अपने आप से भी इसको आंसर करने की कोशिश करना, ठीक है। चलो, नाउ यू हैव टू सेट रियलिस्टिक स्टडी गोल्स, यानी कि जो तुम्हारे मतलब रैंडम लेके मत बैठो। फॉर एग्जांपल तुमने अगर साइंस की बुक उठाई है, तो अब रैंडम लेके मत बैठ जाओ, मुझे पूरे के पूरे 13 के 13 चैप्टर करने हैं। ये बताया, कम है, एक हफ्ता है, और सब्जेक्ट्स भी करने हैं। साइंस और मैथ्स थोड़ा ज़्यादा, दोनों थोड़ा ज़्यादा टाइम मांगते हैं, तो ब्रेक डाउन करो, अपने पहले सब्जेक्ट्स को उठाओ जो तुम्हारे ज़्यादा रहेगा, तो उठा लो 2-3 सब्जेक्ट्स जो होंगे, ठीक है। मैथ्स तो देखो रोज करनी पड़ती है, साइंस में भी फिजिक्स को रोज निपटाना पड़ेगा। कुछ बच्चों को बायोलॉजी डिफिकल्ट लगता है, तो आप उस तरीके से एक रियलिस्टिक स्टडी प्लान बनाओ कि दादा को किस सब्जेक्ट को अब टाइम देना है, और उसके मैनेजेबल गोल्स बनाइए। ये नहीं कि एक चैप्टर तुमने उठा लिया कि जैसे ये लाइफ प्रोसेस चैप्टर है, ये मैं 2 दिन में कर लूंगा, ये कर लूंगी, ऐसे रैंडम लेके मत बैठो। अगर तुमने एक चैप्टर भी उठाया है, तो उसमें भी तुमने अगर उसको कहा कि मैं एक दिन में करूंगा, पूरे आज सारे दिन में लाइफ प्रोसेस पढ़ना है मुझे, ठीक है, तो उसके भी तो उसको भी मतलब छोटे गोल्स में डिवाइड कर लो। यानी कि आप डिवाइड करो कि इसके जो 6 पेजेस हैं, ये मुझे 1 घंटे में करने हैं थॉरोली, ठीक है। बाकी के जो 6 पेजेस हैं, इनको भी मुझे 1 घंटे में निपटाना है थॉरोली, और जब तक ना खत्म हो जाए ना, उठना मत अपनी जगह से, ठीक है। जैसे अगर तुम 2-2 घंटे बैठ रहे हो, तो उसके बीच में तुम आधे घंटे का ब्रेक ले लो, लेकिन कंटिन्यूसली बैठ के उसे खत्म करो। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स बनाओ, राइट। चलो, नाउ इसके साथ ही कुछ एडिशनल टिप्स हैं। यू हैव टू गेट योर इनफ स्लीप, अच्छे से नींद पूरी होनी चाहिए। स्टे फिजिकली एक्टिव, एक जगह बैठे बैठे, नहीं तो तुम्हारी पीठ में दर्द हो जाएगा, गले में दर्द हो जाएगा। ईट बैलेंस डाइट एंड मैनेज द स्ट्रेस थ्रू द रिलैक्सेशन टेक्निक। तो इसके साथ मैं तुम्हें छोटा सा टाइम टेबल दे रही हूँ, जिसको तुम अपने अकॉर्डिंगली मैनिपुलेट कर सकते हो। सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक अपना आप टाइम कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे ब्रेकअप कर सकते हैं, ये जस्ट एक छोटा सा ब्लूप्रिंट है, अपने अकॉर्डिंग इसको मैनेज कर लेना। एंड दिस इज ऑल, थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, एंड बी पॉजिटिव, तुम्हें सब कुछ आता है, बहुत अच्छे से पेपर करके आना। टिल देन कीप लर्निंग, बाय।